Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, this session is continuity of the previous session जिसमें हम study करने जा रहे हैं about the renewable resources. इनकी details board पे देखते हैं. जी students, renewable इस तरह के resources जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. All right, number one, the resources that you can use again and again. All right, they can be replenished during a limited time and they gets never depleted. जी स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं इनको समझ लें ज़रा गौर के साथ कि ये वो रिसोर्सेज हैं, कुदरती रिसोर्सेज हैं कि जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि अगर हम हवा की बात करें या पानी की बात करें या ज़मीन की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो कई हज़ार साल से इंसान इस्तेमाल करता चला आ रहा है और आइंदा इंशाल्लाह कई हज़ार साल तक इस्तेमाल करता चला जाएगा. अब ये वाले जो रिसोर्सेज हैं ये वक्तन फवक्तन रिफ्रेश होते रहते हैं. बिल्कुल इसी तरह के जैसे अगर आप मॉनसून हवाओं के कंसेप्ट से वाकिफ हैं, अगर आप वाटर साइकिल के कंसेप्ट से वाकिफ हैं, अगर आप रीन्यूअल ऑफ सॉइल्स के कंसेप्ट से वाकिफ हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमने खुद से भी कुछ इस तरह के तरीके अपना लिए हैं कि हम इन रिसोर्सेज को रिफ्रेश करते रहें और साथ ही साथ नेचुरल साइकिल्स मौजूद हैं जिसकी मदद से ये रिसोर्सेज रिफ्रेश या रीन्यू होते रहते हैं. देयर आर natural cycles that replenish and replace these resources. All right, replace की टर्म relocate करने के लिहाज से यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है. जी स्टूडेंट्स, अब इस चीज को समझ लीजिएगा कि हमारे पास कुछ ऐसे जराए हैं कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें उम्मीद है कि वो किसी एक ह्यूमन लाइफ स्पैन के अंदर ख़त्म नहीं होंगे. जितना हमने एक एवरेज इंसानी ज़िंदगी का दौरानिया कैलकुलेट किया हुआ है ये उस दौरानिए के लिहाज से कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज कहलाते हैं. ऑलराइट, फिर अगर हम वन बाय वन डिस्कस करना चाहें तो द फर्स्ट वन इज एयर. ऑलराइट, आपकी किताब के सीक्वेंस के एतबार से पहला रीन्यूएबल रिसोर्स दैट इज एयर. हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है. स्टूडेंट्स, अगर हम इसको साइंटिफिक बुनियादों पे जांचना चाहें तो हम यूं कहेंगे कि जमीन की सतह के ऊपर अल्लाह ताला ने एटमॉस्फेयर का एक थिक ब्लैंकेट दे दिया हुआ है और ये जो एटमॉस्फेयर है इट इज अ कॉम्बिनेशन, अ मिक्सचर, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस. अब इन गैसेस की परसेंटेज आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है. वी हैव नाइट्रोजन, ऑलराइट, then we have oxygen and then carbon dioxide, argon and other noble gases in traces. बहुत ही कम मिकदार के अंदर. नाइट्रोजन की जो परसेंटेज स्टूडेंट ज्यादातर बुक्स में है दैट इज 78%. ऑलराइट, कुछ किताबों में आपको 78 की बजाय 79% भी मिलेगा. तो बुनियादी तौर पे कुछ किताबों में जो एक्यूरेट वैल्यू इसकी दी जाती है दैट इज 78.9%. ऑलराइट, तो इस बुनियाद पे ये समझा जाता है कि ये 79% ही होगी. फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज स्टूडेंट्स 20% हवा के अंदर मौजूद है और द सेम इज द केस हियर कि कुछ जगहों पे आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज भी 21% मिलेगी. यहां पे 20.95% इसकी परसेंटेज ज्यादातर जगहों पे बताई जाती है टू बी मोर प्रिसाइज. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. ऑलराइट, और इसमें हमने खुद ही इजाफा कर लिया हुआ है
तो इसकी वैल्यू हमारी एक्टिविटीज की वजह से फ्लक्चुएट करेगी। नेचर में ये एटमॉस्फेयर में 0.03% ही मौजूद है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नोबल गैसेस हैं वो ट्रेसेस की फॉर्म में मौजूद हैं, यानी बहुत ही कम मिकदार में। अब ये सारी गैसेस मिल के एटमॉस्फेयर या एयर बना रही हैं। ये जो हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, सबसे पहले बीइंग ह्यूमंस हमारे जहन में ये आना चाहिए कि हमें इनसे फायदा क्या हासिल हो रहा है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखें, ऑक्सीजन, इसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते। ऑलराइट, सो ऑक्सीजन is required for respiration. All right. फिर इसके साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, इसको भी समझ लें, एक ही जुमले के अंदर मैं लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन for making food. जी स्टूडेंट्स, अब देखें, ऑक्सीजन हम अपनी रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, जज़ब कर रहे हैं, और उसकी मदद से हम खुराक को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर नहीं चल सकती। फिर अगर एटमॉस्फेयर में देखें फिजिकल प्रोसेसेस में, तो कंबस्शन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में जाके रिड्यूस की जाती है और इससे ग्लूकोज बना लिया जाता है। फिर नाइट्रोजन को अमीनो एसिड्स वगैरह या प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया जाता है। नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि प्रोड्यूसर्स इसको फर्दर एसिमिलेट कर सकें किसी ना किसी शक्ल में। तो ये तमाम की तमाम गैसेस जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस बट एज वेल एज फॉर द सिंथेसिस और द मैन्युफैक्चरिंग और द एसिमिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इंसानों ने क्या किया है, इस हवा की जो ओवरऑल परसेंटेज है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। हम यहां पे स्टूडेंट्स लिखेंगे कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। जब हमने हवा को खराब करना शुरू किया तो हम इस चीज को एयर पोल्यूशन कहना शुरू हो गए। अब एयर पोल्यूशन का एक कॉमन सा आपको एक जुमला मैं बताता हूं यहां पे याद रखने के लिए, कि जो नेचुरल परसेंटेज इन गैसेस की मौजूद है, अगर इसमें कोई भी नई गैस अपने नॉर्मल प्रोपोर्शन से एक्सीड करना शुरू हो जाती है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट। ऑलराइट, तो अगर हम ये देखें कि कॉज क्या है एयर पोल्यूशन का, तो दो मेजर कॉजेस स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। द फर्स्ट वन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंसान की तरक्की का राज माहौल की खराबी की वजह भी बना हुआ है, दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड सेकेंड वन इज ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे इर्द गिर्द हम गाड़ियां वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की बर्निंग या कंबशन की वजह से कुछ बहुत ज्यादा नुकसानदेह किस्म की गैसेस पैदा हो रही हैं। कौन कौन सी गैसेस हमारे इर्द गिर्द माहौल में जब अपनी नॉर्मल परसेंटेज से एक्सीड कर जाएं तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। पहले हम आपकी किताब वाली गैसेस का जिक्र करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पे द पोल्यूटेंट गैसेस आर nitrogen oxides, carbon monoxide, all right, then we can add sulfur oxides, then hydrocarbons, all right, और फिर इसके साथ हम शामिल कर सकते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब स्टूडेंट्स, ये तमाम गैसेस वो हैं कि जिनकी मिकदार अगर एनवायरनमेंट में बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जन्म ले सकते हैं, और ना सिर्फ हम बल्कि प्लांट्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह मौजूद हैं एनवायरनमेंट में, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर द पोल्यूटेंट गैसेस। अब इन पोल्यूटेंट गैसेस के और भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर हमने इनको कंट्रोल करना शुरू नहीं किया, तो बहुत ही खतरनाक किस्म के मसाइल जिनका आगाज तो दुनिया पे हो चुका हुआ है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इनके मैग्नीट्यूड में इजाफा होता है तो शायद फिर सर्वाइवल मुमकिन ना रहे। और उसके लिए स्टूडेंट्स आपके फेमिलियर वर्ड्स हैं कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि नताइज क्या क्या हो सकते हैं।
The first one is the greenhouse effect. All right. And the second one is acid rain. जी स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम समझ लें यहाँ पे कि वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में जाके एक थिक ब्लैंकेट बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो रेडिएशंस जो ऊपर से नीचे आ रही हैं वो थर्मल रेडिएशन, स्पेशली आईआरस वगैरह, कि जिनको रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चले जाना चाहिए, ये वाला थिक ब्लैंकेट उन रेडिएशंस को वापस नहीं जाने देता, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। और इस मैकेनिज्म को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ओवरऑल इसका नाम हमने क्या रख दिया है, ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जब रेडिएशंस वापस एमिट नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा होना, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड्स या सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह जो हवा के अंदर मौजूद हैं, जब प्रेसिपिटेशन या बारिश वगैरह होती है तो उसके साथ ये डिसॉल्व होके एसिड्स की फॉर्म में तेजाब बना के जमीन के ऊपर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से खड़ी हुई फसलें और उसके साथ ही साथ इंसान और जानवरों की स्किन के अंदर बहुत सारे इंफेक्शंस ऑब्जर्व किए जा चुके हुए हैं। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पोल्यूटेंट गैसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो सेकेंड रिसोर्स हमने यहां पे डिस्कस करना है, दैट इज वाटर। जी स्टूडेंट्स, वाटर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, कि इसके बगैर लाइफ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम इर्द गिर्द देखें स्टूडेंट्स, तो बाकी जो दो रिसोर्सेज यानी हवा और मिट्टी हैं, उनका भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ इट इज वाटर। हवा के अंदर वाटर वेपर्स की परसेंटेज मौजूद होती है हमेशा। इसी तरह सॉइल के अंदर जो है सॉइल वाटर मौजूद होता है। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बॉडीज की, तो ह्यूमन बॉडीज में 70 to 80% जो है वो पानी ही पानी है। और सेलुलर लेवल पे देखें या ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे देखें तो पानी के बगैर कोई भी टिश्यू जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पानी ही असल में जिंदगी है। अगर पानी खुदा न खास्ता नहीं होगा तो फिर लाइफ की एग्जिस्टेंस भी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। अब अगर इसकी परसेंटेज के लिहाज से देखें तो इस पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर 70% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 70% ऑफ अर्थ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इस 70% के अगर फर्दर हम डिवाइड करना चाहें तो हम यूं कहेंगे 97% वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, 2% as frozen glaciers, all right, and 1% water is as fresh water, lakes, rivers or streams. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस 1% पानी को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जो समंदर का पानी है वो पीने के काबिल नहीं है। और इस चीज की अहमियत अगर समझनी हो तो डेजर्ट्स वगैरह में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछ लिया जाए तो आपको अंदाजा हो जाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ममालिक भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं स्टूडेंट्स कि जहां पे जो ब्लैक गोल्ड यानी कि ऑयल या फॉसिल फ्यूल जो निकल रहा है वहां से, उस तेल की कीमत कम है लेकिन पीने वाले पानी की कीमत उससे भी कई गुना ज्यादा है। ऑलराइट, अब इस चीज को समझ लें स्टूडेंट्स कि ये पानी जो है इसका हसूल, और खास तौर पे फ्रेश वाटर जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं या पीने के लिए और बाकी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ 1% ही पानी हमारे पास अवेलेबल है। और उस 1% को अगर फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक और इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू बन सकता है, दैट इज out of 1% fresh water, 90% is used in irrigation, आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, and 10% is used for the daily working in houses, industries and other purposes. All right students, अब
आपको इस परसेंटेज से अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे पास कितना कम फ्रैक्शन मौजूद है कि हम सिर्फ ना होने के बराबर पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता जिस स्पीड से हमने इसको खराब करना या पोल्यूट करना शुरू कर दिया है, अगर इसमें मजीद इजाफा हुआ तो पीने वाला पानी भी शायद हमारे लिए दस्तयाब ना हो सके। इस चीज का अंदाजा स्टूडेंट्स इस बात से आप लगा लें कि चंद साल पहले तक आपको पीने का पानी जो घरों में मौजूद है वहीं से ही हम पी लिया करते थे, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ हमने पोल्यूट किया और हमारे घरों में जो फ्रेश वाटर सप्लाईज मौजूद हैं उस पानी को अब हम नहीं पी सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पानी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। तो खरीद के जब पानी पीना पड़े तो इस चीज से आपको यह बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता पीने का पानी कम होता चला जा रहा है और इसकी कदर हमें अब कर लेनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ये देखा जाता है कि आप लोग सुबह के वक्त जब मुंह हाथ धो रहे होते हैं तो उस वक्त पानी जाया हो रहा होता है। इसी तरह घरों में जब बर्तन वगैरह धोए जा रहे होते हैं उस वक्त पानी बहुत ज्यादा जाया होता है। और तो और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वहां पे भी पानी का बेतहाशा बेकदरी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये चीज हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा सीवियर किस्म के मसाइल साथ लेके आ सकती है। इसलिए इस पानी की अहमियत को खुद भी समझिए और उसके साथ ही साथ जितनी वाटर कंजर्वेशन वगैरह वाली कैंपेन्स हैं उनका हिस्सा जरूर बने। Then what are the causes of water pollution? सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं additives, surfactants, detergents, coming from houses, alright, सीवरेज में शामिल हो जाते हैं और फिर उसके साथ पानी को खराब कर रहे हैं। Then are the industrial effluents, फिर उसके साथ ही साथ pesticides, insecticides and fertilizers. Alright, अब स्टूडेंट्स ये जो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं आपको इस चीज से अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो घरों से निकलता हुआ पानी है उसको भी हम इस तरह से खराब कर देते हैं कि शायद वो किसी दूसरे जानदार के लिए इस्तेमाल के काबिल ना रहे। ऑलराइट, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट्स या इस तरह के सर्फेक्टेंट्स या केमिकल्स शामिल हैं जो यूट्रोफिकेशन का बायस बनते हैं और उसकी वजह से कोई एक लाइफ फॉर्म तो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकती है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या एल्गा वगैरह, लेकिन उसकी वजह से और बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स का नुकसान हो जाता है। देन जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है दैट इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। बहुत सारी फैक्ट्रीज हमारे इर्द गिर्द ऐसी मौजूद हैं कि जो अपने सारे के सारे केमिकल वेस्ट वगैरह उनको डिसॉल्व कर देते हैं पानी के अंदर, नदी नालों के अंदर। इसी तरह से उन्होंने शामिल किया हुआ है कि वो पानी के साथ बह के उन वाटर रिजर्वॉयर्स को ओवरऑल पोल्यूट कर देते हैं और फिर हम भी उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। देन आर द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। आबपाशी में या ज़राअत में इन केमिकल्स का बहुत ज्यादा अहम किरदार है कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कुदरती खाद का मुतबादल बना लिए गए और पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो हार्मफुल हशरात को या पेस्ट वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो वाटर टेबल है उस जगह का उसके अंदर डिसॉल्व होकर ये उस पानी को कंज्यूमेबल नहीं रहने देते, तो हम इस पानी को फिर बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टूडेंट्स आपके सामने आ गई है अबाउट द फ्रेश वाटर। सो व्हाट अबाउट द मरीन वाटर? मरीन वाटर में मरीन लाइफ की डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा हमें नजर आती है, लेकिन अगर हम अपने एंड से देखें तो हमें इस बात का पता चलता है कि ह्यूमंस के लिए भी सी वाटर जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंडस्ट्रियल बेनिफिट दे सकता है। वो किस तरह से कि द ओशंस दे आर द सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, सोडियम क्लोराइड आपका टेबल सॉल्ट जिसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसके साथ ही साथ इससे क्लोरीन हासिल की जा सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो समंदर का पानी जो है
वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। साथ साथ इसके कि उसमें बहुत सारी मछलियां या मरीन लाइफ इस तरह की मौजूद है कि जो हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म के फूड सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, सी फूड्स की फॉर्म में। सारी दुनिया में इससे खुराक हासिल की जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ केमिकल बेनिफिट्स भी इससे आ सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, अगर इन सब नेमतों के होते हुए हम इन चीज़ों का ख्याल अगर नहीं रखेंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का बायस हो सकता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट रीन्यूएबल रिसोर्स इज सॉइल। इसको हम लैंड भी कह सकते हैं, ऑलराइट, और सॉइल भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो लैंड या सॉइल की हम बात करते हैं तो इसको भी समझ लें कि अगर हम जमीन की जानिब देखें तो अगर 70% जो है उसके ऊपर पानी मौजूद है तो बाकी 30% क्या मौजूद है? दैट इज लैंड। ऑलराइट, सो 30% ऑफ द अर्थ इज लैंड। इस 30% में से भी 11% इज अंडर कल्टीवेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अब जो हमारे पास बाकी की परसेंटेज बची है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्स किस्म के हैबिटेट्स आपको नजर आते हैं। पहाड़ी इलाके भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, जंगलात भी हैं और सहरा भी हैं, लेकिन इन सब की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस, अपनी अपनी अफादियत है। अब हमारे लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज सॉइल। सॉइल को अगर हम डिफाइन करना चाहें, uppermost layer of Earth's crust. All right, students, this is ocean. अब ये जो uppermost layer की हम बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पे जो खुश्की हमें नजर आती है उसको तो हमने कह दिया लैंड। उस लैंड की भी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको कहते हैं क्रस्ट। और इस क्रस्ट वाली जो सबसे ऊपर एक बारीक सी लेयर बन रही है, दिस इज नोन एज सॉइल। ऑलराइट, अब ये जो सॉइल है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट इकसाम के टेक्सचर्स पे मुश्तमिल हो सकती है। क्लेई सॉइल या सैंडी सॉइल या इसी तरह से और डिफरेंट टेक्सचर्स हो सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल के अपने पार्टिकल्स और डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें मौजूद हैं। ये सब कुछ मिल के सॉइल बना रहा है। ऑलराइट, अब मिट्टी हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है इस चीज को भी समझ लें कि सबसे पहली और सबसे अहम चीज किसी भी फूड चेन की, दे आर द प्रोड्यूसर्स, एंड द प्रोड्यूसर्स दे ऑलवेज गेट देयर न्यूट्रिएंट्स एंड एंकरेज फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स एंड एंकरेज। ऑलराइट, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को या पानी को कहां से जज़ब कर रहे हैं? फ्रॉम द सॉइल। और पौधे जमीन के अंदर ही गड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो पानी और न्यूट्रिएंट्स को जमीन से जज़ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से ले रहे हैं और फिर फोटोसिंथेसिस के जरिए आपको खुराक तैयार करके देते चले जा रहे हैं। तो ये अगर सॉइल को खराब करेंगे तो इसका मतलब है कि हम ओवरऑल अपनी ही फूड चेन्स को डिस्टर्ब कर लेंगे। वाटर एंड अदर dissolved substances. All right students, अब हमें क्या चाहिए कि हम इस सॉइल को भी खराब होने से बचा लें, क्योंकि हमारी अपनी ही एक्टिविटीज की वजह से स्टूडेंट्स सॉइल का अपना टेक्सचर या क्वालिटी ये भी खराब हो जाती है। और उसके साथ ही साथ अगर हम फर्दर अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करते तो वी कैन टर्न द फर्टाइल सॉइल्स इनटू द बैरन सॉइल्स। अब ये चीज बहुत ज्यादा अहम है कि कौन कौन से फैक्टर्स इस तरह के हैं कि जो बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन है और उसकी वजह से हम सॉइल को खराब करते चले जा रहे हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि अगर किसी एक खेत में एक ही तरह की फसलें बार बार उगाई जा रही हैं तो वो मखसूस किस्म के न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होना शुरू हो जाती है वो वाली सॉइल। इस वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि क्रॉप रोटेशन की जाए, एक ही जगह पे मुख्तलिफ इकसाम की फसलें उगाई जाएं और उसके साथ ही साथ फिर प्रॉपरली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश किया जाए फर्टिलाइजर्स वगैरह के इस्तेमाल से। और उसमें भी अब करंटली इस चीज को रेकमेंड किया जाता है कि कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि इस तरह के केमिकल्स के जो बाज़ औक़ात सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उसको पोल्यूट करना शुरू कर देते हैं। और तो और जो इरोजन है या कटाव वाले जो प्रोसेसेस हैं और फिर उसके अलावा वो वाटर जो उस सॉइल के अंदर शामिल है उसको भी साफ रखा जाएगा तो सॉइल जो है वो फर्टाइल और साफ सुथरी रह सकेगी।
अगर और फैक्टर्स इसमें हम शामिल करना चाहें तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से हमने एग्रीकल्चरल लैंड्स को भी खराब कर दिया और ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमने बहुत ज्यादा जरखेज जमीनों को कॉलोनीज और टाउन्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारी तरफ से ह्यूमन इंटरवेंशन में ही शुमार किया जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके साथ अगर हम नेक्स्ट फैक्टर ऐड करें तो दैट इज अबाउट द वाइल्ड लाइफ। जी स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ इज अनदर रीन्यूएबल रिसोर्स। ऑलराइट, लेकिन यहां पे मैं एक जुमला जरूर लिखूंगा एंड दैट इज all the animals and plants that are not affected by humans। ऑलराइट, अब ये चीज समझने से ताल्लुक रखती है कि आमतौर पे हमारा ये ख्याल है कि वाइल्ड लाइफ वो है जो हम चिड़ियाघरों वगैरह में जाके देख लेते हैं या सफारी पार्क्स वगैरह में जाके देखते हैं। वो उसका नमूना जरूर है, उसका मुजाहिरा जरूर करते हैं वहां पे जानदार जो रह रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ से बुनियादी तौर पे मुराद क्या है कि ये वो वाली ट्रू नेचुरल लाइफ है कि जिसको अभी तक इंसान ने मुतासिर नहीं किया हुआ। क्योंकि अगर ह्यूमंस इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें, इनको मुतासिर करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब होगा कि अब वो वाइल्ड नहीं रहे, क्योंकि इंसान की एक्टिविटीज में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की बारीक लाइन अगर हम खींचना चाहें तो इंसान ने क्या किया है, खुद से ही तय करना शुरू कर दिया कि कौन से एनिमल्स ठीक हैं और कौन से एनिमल्स ठीक नहीं हैं, किस तरह की वाइल्ड लाइफ मेंटेन होनी चाहिए, किस तरह की वाइल्ड लाइफ मेंटेन नहीं होनी चाहिए, किस तरह के प्लांट्स को हमने ज्यादा प्रोपगेट करना है और किस तरह के प्लांट्स को हमने खत्म करना है। तो ये जो सेल्फ डिसीजंस बनाए हुए इंसान ने, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नेचुरल जखायर जो हैं उनको हम अब तक नुकसान पहुंचा चुके हुए हैं। लेकिन अब बहुत सारी एक्टिविटीज, स्पेशली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रही हैं कि बाकी लोगों में भी अवेयरनेस फैले और वो लोग जो अपनी मर्जी से ही वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करना शुरू हो चुके हुए थे उनको भी अंदाजा हो कि वाइल्ड लाइफ है क्या और टेम्ड ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स में क्या फर्क होता है। तो यहां पे इस चीज का जरूर ख्याल रखा जाए कि वाइल्ड लाइफ उतनी देर तक नेचुरल रिसोर्स है कि जब तक हम उसे रीन्यू होने का मौका देंगे, क्योंकि हम उसको क्या कह रहे हैं कि इट इज अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अगर आप इस तरह के एनिमल्स को उठा के खाना शुरू कर दें या तमाशों में या सर्कस में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर वो कतन वाइल्ड नहीं रहेंगे। और फिर अगर उनकी डिमांड सोसाइटी में किसी वजह से बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपने ओवरऑल वाइल्ड लाइफ को खराब कर दिया है। और वाइल्ड लाइफ में से किसी एक प्लांट या किसी एक कंज्यूमर को निकालने का मतलब है कि आपने उस जगह की पूरी फूड चेन और फूड वेब को डिस्टर्ब कर दिया है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज नाउ इट इज द टाइम दैट दे शुड बी लिमिटेड। हमें खुद से इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारी डोमेन्स क्या हैं, हमने अपनी लिमिट्स खुद से डिफाइन करनी है कि क्या कहीं जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, कहीं हम एनिमल्स की पर्सनल लाइफ में या उनकी पर्सनल टेरिटरीज में बहुत ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं करना शुरू हो गए। तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए ताकि ये कुदरती वसाइल जो हमसे पहले आने वाले लोगों ने देखे अब हमारे पास मौजूद हैं, कहीं आने वाले वक्तों में ये थ्रेटन स्पीशीज से एंडेंजर्ड में और एंडेंजर्ड स्पीशीज से एक्सटिंक्ट स्पीशीज में फर्दर डिवाइड ना होते चले जाएं और फिर हम सिर्फ तस्वीरों और शक्लों और मुख्तलिफ किस्म के नमूने बना बना के ही अपने आने वाले बच्चों को इस तरह की चीजें ना दिखाते रहें। आप सब इस चीज पे जरूर सोचें, दूसरों को भी इस चीज की जरूर ताकीद करें। ऑल द थिंग्स दैट वी हैव राइट नाउ फ्रॉम द नेचर वी हैव टू डिलीवर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये आप सबके पास अमानत है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।